दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके ही गांव की एक मासूम बेटी अचानक रहस्यमयी हालात में गायब हो जाए और 2 दिन बाद उसकी लाश खेतों में पाई जाए तो दिल पर क्या गुजरेगी। यही हुआ हरियाणा के भिवानी जिले की मनीषा के साथ। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह मामला इतना उलझ गया कि लोग कहने लगे, क्या सच में मनीषा ने जहर खाकर जान दी या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। सोशल मीडिया पर अफवाहों ने इस केस को और पेचीदा बना दिया। कहीं लिखा गया, मनीषा के मामा ही निकले कातिल, सीबीआई ने किया पर्दाफाश, तो कहीं किसी ने दावा किया कि उसके पीछे प्रेम प्रसंग की कहानी है। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक जांच एजेंसियों ने ऐसी कोई बात पुष्टि नहीं की। इस तरह की झूठी खबरों ने न सिर्फ परिवार को और तकलीफ दी, बल्कि लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया कि असली सच क्या है। ये केस सिर्फ एक लड़की की मौत का नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था और समाज की उस तस्वीर को दिखाता है जिसमें सच्चाई और झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ परिवार इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहें उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। इस वीडियो में हम मनीषा केस की हर परत को खोलेंगे, उसकी जिंदगी की कहानी से लेकर उस काली रात तक जब उसकी मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के विरोधाभास, परिजनों के आरोप, राजनीतिक बयानों, सीबीआई जांच और सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज, हर पहलू पर बात करेंगे। और सबसे अहम बात, हम सच और अफवाह में फर्क करके आपको साफ तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि असली सच्चाई कहां छिपी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासे आप जानेंगे वे आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब देंगे। मनीषा कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं थी, न ही किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। वह तो बस हमारे आपके गांव की तरह की एक साधारण लड़की थी, जिसके सपने बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। भिवानी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं और हर घर का दुख सुख बांटते हैं। उसका परिवार भी बिल्कुल आम भारतीय परिवार जैसा था। खेत खलिहान की जिंदगी, माँ बाप की उम्मीदें, रिश्तेदारों का साथ और पड़ोसियों का अपनापन। परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन इज्जत और मेहनत पर पूरा यकीन था। मनीषा अपने घर की बड़ी बेटी थी और अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाई में मदद करती थी। गांव में लोग उसे शांत और समझदार लड़की कहकर जानते थे। पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सीधी सादी और स्वभाव से मिलनसार। यही वजह थी कि कॉलेज के दिनों से ही उसने अपने लिए एक सपना देख लिया था, नर्सिंग की पढ़ाई। उसका सपना था कि किसी अच्छे नर्सिंग कॉलेज में दाखिला ले और अपने गांव का नाम रोशन करे। वह चाहती थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करके न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बने, बल्कि उन गरीब मजदूर परिवारों की मदद भी करे जिनके पास इलाज का खर्च उठाने तक की ताकत नहीं होती। गांव का माहौल उसे हमेशा प्रेरित करता था। खेतों के बीच बने कच्चे रास्तों पर चलते हुए वह अक्सर अपने दोस्तों से कहती, देखना, एक दिन मैं नर्स बनकर लोगों का इलाज करूंगी। माँ से वह अक्सर पूछती कि अम्मा, जब मैं नौकरी करूंगी तो सबसे पहले आपके लिए क्या लाऊं? और माँ हंसकर कहती, बस खुश रहना, यही सबसे बड़ा तोहफा होगा। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से मनीषा ने ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया था। गांव के कई छोटे बच्चों को वह मुफ्त में पढ़ा देती, क्योंकि उसका मानना था कि शिक्षा बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। गांव के बुजुर्ग भी उसे देखकर गर्व महसूस करते थे। लेकिन किसे पता था कि एक आम भारतीय लड़की जो अपने सपनों को सच करने की राह पर थी, अचानक एक ऐसी रहस्यमयी घटना में फंस जाएगी जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी। 11 अगस्त की सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उस दिन मनीषा जल्दी तैयार होकर निकली। उसने परिवार से कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज का पता करने जा रही है। आगे की पढ़ाई का उसका सपना था और इसी सपने के लिए वह घर से निकली। पर किससे मिलेगी, किस रास्ते जाएगी, इसका ज्यादा विवरण उसने घर वालों को नहीं दिया। शायद इसलिए क्योंकि गांव की बेटियों से अक्सर हर कदम पर सवाल किए जाते हैं और मनीषा नहीं चाहती थी कि उसके सपनों की उड़ान पर घर वाले रोक बने। गांव की गलियों में कई लोगों ने उसे आखिरी बार देखा। किसी ने बताया कि वह बाजार की तरफ गई थी, किसी ने कहा कि वह अपनी सहेली से मिलने निकली थी, लेकिन सच्चाई किसी को ठीक ठीक मालूम नहीं। शाम तक जब वह घर नहीं लौटी तो माँ बाप की बेचैनी बढ़ गई। पहले तो सोचा कि शायद कहीं रुक गई होगी, लेकिन रात होते होते घर का माहौल तनाव में बदल गया। माँ बार बार दरवाजे की ओर नजरें गड़ाए बैठी थीं, जैसे हर आहट पर उम्मीद करती हों कि लो
अब मनीषा आ गई होगी, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। रात का सन्नाटा जैसे परिवार की धड़कनों को दबोच रहा था। पिता ने इधर उधर फोन करके रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई खबर नहीं थी। 12 अगस्त को सुबह होते ही परिवार ने गांव वालों की मदद से मनीषा की तलाश शुरू कर दी। खेतों, तालाब, बाजार, हर जगह ढूंढा गया। पुलिस को भी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने इसे शुरू में गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना था कि लड़की कहीं चली गई होगी, खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन मनीषा के घर वालों का दिल मानने को तैयार नहीं था। 2 दिन की बेचैनी और अनिश्चितता के बाद 13 अगस्त की सुबह गांव में एक दर्दनाक खबर आई। खेतों के बीच झाड़ियों के पास किसी ने एक लड़की की लाश देखी। जब लोग पास पहुंचे तो सबका दिल दहल गया। वह मनीषा थी। उसकी हालत देखकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कपड़े अस्त व्यस्त थे, शरीर पर चोटों के गहरे निशान, चेहरा जैसे बहुत पीड़ा झेलकर थक चुका हो। खेत में पड़ी हुई मनीषा को जब माँ बाप ने देखा तो वे चीख मारकर वहीं गिर पड़े। माँ ने उसे गले से लगाकर उठाने की कोशिश की, पर बेटी बेहोश थी। गांव के लोग दौड़े, किसी ने पानी डाला, किसी ने सहारा दिया, लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि सबको तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ ही घंटों बाद खबर आई, मनीषा अब इस दुनिया में नहीं रही। उस लम्हे की तस्वीर हर किसी की आंखों में बस गई। एक जवान बेटी के सपनों का अंत और एक परिवार की दुनिया उजड़ जाना। गांव में मातम सा माहौल था। औरतें रो रही थीं, बुजुर्ग सिर हिला रहे थे और बच्चे सहमे हुए खड़े थे। शव को अस्पताल ले जाया गया। वहीं डॉक्टरों ने शुरुआती रिपोर्ट दी, मौत जहर खाने से हुई है, यानी कि पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दिया। लेकिन सवाल बहुत थे, क्यों उसने जहर खाया, कहां से लाया, उस दिन वह कहां गई थी और किससे मिली थी? यह रिपोर्ट परिवार को मंजूर नहीं हुई। मां का रो रो कर कहना था कि मेरी बेटी अपनी मौत खुद नहीं चुन सकती, उसके सपने इतने बड़े थे, वह कैसे जहर खा सकती है? पिता का भी यही सवाल था। अगर आत्महत्या थी तो इतने दिन तक लाश खेतों में कैसे पड़ी रही? इस तरह गायब होने से लेकर शव मिलने तक की यह 3 दिन की कहानी सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सवाल बन गई। क्या मनीषा की मौत सच में आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? परिवार और गांव वालों के दबाव पर मनीषा का दूसरा पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बार रिपोर्ट में कई बातें सामने आईं जो पहली रिपोर्ट से मेल नहीं खाती थीं। शरीर पर चोट और खरोंच जैसे निशान बताए गए। इससे परिवार का शक और गहरा गया कि मामला केवल आत्महत्या का नहीं, बल्कि हत्या का हो सकता है। गांव में भी चर्चा फैलने लगी कि शायद मनीषा को जबरन कुछ खिलाया गया हो या फिर उसे तड़पाकर मारा गया हो। जब लगातार विरोध बढ़ता गया, परिवार ने निष्पक्ष जांच की मांग की। आखिरकार मामला दिल्ली के एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेजा गया। तीसरी बार पोस्टमार्टम AIIMS की विशेषज्ञ टीम ने किया। यह कदम इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि पहले की दोनों रिपोर्ट्स में विरोधाभास था और सच सामने लाना बेहद जरूरी हो गया था। AIIMS की रिपोर्ट का सबको इंतजार था, क्योंकि यह साफ कर सकती थी कि मनीषा की मौत एक साधारण आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी। 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का आना अपने आप में असामान्य था। एक तरफ पुलिस आत्महत्या की थ्योरी पर अड़ी थी, वहीं परिवार और आम लोग हत्या की संभावना पर जोर दे रहे थे। यही विरोधाभास सोशल मीडिया पर चर्चा और गुस्से की सबसे बड़ी वजह बना। लोग सवाल उठाने लगे कि अगर मामला साफ साफ आत्महत्या का था तो इतनी बार पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या किसी सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही थी? यही वजह रही कि मनीषा का केस केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे यह सामाजिक आक्रोश का मुद्दा बन गया। मनीषा की मौत ने पूरे परिवार और गांव को हिलाकर रख दिया। जिस लड़की ने अभी जिंदगी जीना शुरू ही किया था, उसके अचानक यूं चले जाने को कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शुरुआत में पुलिस की आत्महत्या वाली थ्योरी से परिजन और भी भड़क उठे। उनका साफ कहना था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है और असली अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। गांव वालों का गुस्सा जल्द ही सड़कों पर उतर आया। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और मुख्य सड़क जाम कर दी। घंटों तक धरना प्रदर्शन चला। यह विरोध सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, आसपास के गांवों से भी लोग समर्थन में आ गए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक पुलिस पारदर्शी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस शुरू से ही मामले को दबाने में लगी हुई है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर पुलिस निष्पक्ष काम करती तो 3 पोस्टमार्टम की नौबत ही नहीं आती।
गांव वालों का मानना था कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए जांच को मोड़ दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी गुस्से की लहर दिखाई दी। ट्विटर, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर #JusticeForManisha, #CBI4Manisha और #WhoKilledManisha जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हजारों लोग अपनी पोस्ट और वीडियो के जरिए प्रशासन पर दबाव बनाने लगे। यह दबाव इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार को भी मामले पर बयान देना पड़ा। सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब मनीषा के माता पिता मीडिया के सामने आए। उनकी मां रो रो कर यही कह रही थीं, मेरी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, वह तो सबका भला चाहती थी, फिर क्यों उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। पिता ने मीडिया से गुहार लगाई कि उनकी बेटी के कातिलों को किसी भी हाल में छोड़ा न जाए। उनकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। मनीषा के केस ने यह साबित कर दिया कि जब न्याय की उम्मीद टूटने लगती है तो आम जनता खुद आवाज उठाती है। परिवार और गांव वालों का यह आंदोलन इस केस को साधारण आत्महत्या के मामले से उठाकर राष्ट्रीय स्तर की चर्चा का मुद्दा बना गया। मनीषा की रहस्यमयी मौत सिर्फ गांव और परिवार तक सीमित नहीं रही, यह धीरे धीरे राजनीति के मैदान तक पहुंच गई। जब मामला मीडिया और सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड करने लगा तो राजनीतिक दलों ने भी इसे अपने अपने ढंग से उठाना शुरू किया। विपक्षी नेताओं ने खुलकर सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि स्थानीय प्रशासन केस को दबाने में लगा है और असली अपराधियों तक नहीं पहुंचना चाहता। कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर पीड़िता गरीब और आम घर की बेटी थी, इसलिए सरकार और पुलिस गंभीरता से काम नहीं कर रहे। विपक्षी पार्टियों के कई प्रतिनिधि मनीषा के घर भी पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। लगातार बढ़ते दबाव के बीच हरियाणा सरकार को भी खुलकर सामने आना पड़ा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा और मीडिया दोनों जगह बयान दिया कि मनीषा को इंसाफ मिलेगा, चाहे इसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार ने शुरुआत में SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की, लेकिन जब विरोध कम नहीं हुआ तो आगे का बड़ा कदम उठाना पड़ा। जनता का गुस्सा, सड़क पर धरना और सोशल मीडिया पर लगातार उठ रही आवाजों ने आखिरकार सरकार को मजबूर कर दिया कि केस CBI को सौंपा जाए। मुख्यमंत्री ने आधिकारिक घोषणा की कि मनीषा केस की जांच अब CBI करेगी, ताकि हर शक और आरोप का जवाब मिल सके और लोग यह महसूस करें कि जांच निष्पक्ष हो रही है। यह कदम सरकार के लिए राजनीतिक दबाव कम करने का भी एक तरीका था। हर बड़े केस की तरह इस केस का भी पॉलिटिकल एंगल निकलने लगा। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया तो सरकार ने विपक्ष पर मामले को राजनीति का हथियार बनाने का आरोप लगाया। आने वाले चुनावों को देखते हुए दोनों ही पक्षों ने इस घटना को जनता से जुड़ने का मौका समझा। विपक्षी पार्टियां गांव-गांव जाकर कहने लगीं कि अगर हमारी सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, जबकि सरकार ने लगातार आश्वासन दिया कि इंसाफ मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये साफ हो गया कि मनीषा केस अब सिर्फ न्याय की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा भी बन गया। आज के डिजिटल दौर में किसी भी घटना का सच जानने से पहले उसकी अफवाहें हर जगह फैल जाती हैं। मनीषा केस भी इससे अछूता नहीं रहा। जैसे ही उसकी मौत की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां बनने लगीं। किसी ने लिखा कि मनीषा ने आत्महत्या की, तो किसी ने कहा कि उसकी हत्या प्रेम प्रसंग के कारण हुई। लेकिन सबसे सनसनीखेज अफवाह थी, मनीषा के मामा ही निकले कातिल, CBI ने किया पर्दाफाश। यह खबर इतनी तेजी से वायरल हुई कि लोग इसे सच मानने लगे। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप्स और YouTube चैनलों पर यह झूठ बार बार दोहराया गया। लोगों ने बिना किसी फैक्ट चेक के इसे शेयर किया और देखते देखते पूरा माहौल अफवाहों से भर गया। परिवार पर दोहरी मार पड़ी। एक तरफ बेटी की मौत का गम और दूसरी तरफ रिश्तेदारों पर लगे झूठे इल्जाम। फेक न्यूज का असर सिर्फ समाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ा। जब लगातार एक ही अफवाह सोशल मीडिया पर चलती है तो जनता मानने लगती है कि शायद यही सच है। नतीजा यह हुआ कि पुलिस और CBI को बार बार प्रेस बयान जारी करने पड़े कि अब तक जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। इन झूठी खबरों ने न सिर्फ मामले को और उलझाया, बल्कि इंसाफ की राह को भी कठिन बना दिया। असली गुनहगार तक पहुंचने की बजाय लोगों का ध्यान भटकाने लगा।
सबसे दुखद बात यह रही कि सोशल मीडिया की इन अफवाहों ने मनीषा के माता पिता के जख्म और गहरे कर दिए। वे बार बार मीडिया से गुहार लगाते रहे कि कृपया झूठ न फैलाएं, हमें सिर्फ सच चाहिए, इंसाफ चाहिए। मनीषा केस यह सिखाता है कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर पर आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है। हमें चाहिए कि किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसका सच जानें, ताकि एक परिवार पर और बोझ न पड़े और जांच निष्पक्ष ढंग से चल सके। मनीषा केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि हमारी पुलिस व्यवस्था कितनी संवेदनशील और सक्षम है। शुरुआत में जब मनीषा का शव खेतों में मिला तो स्थानीय पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानकर जल्दी जल्दी केस निपटाने की कोशिश की। परिवार का कहना था कि शुरुआती जांच में कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया गया, जैसे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, कपड़ों पर मिले दाग और आसपास के लोगों से सही तरीके से पूछताछ। यह लापरवाही परिवार के गुस्से और शक को और गहरा कर गई। यही वजह थी कि जब परिजनों और गांव वालों ने धरना और प्रदर्शन शुरू किया तो सरकार को मजबूरन केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। सीबीआई जांच का महत्व यह है कि यह एजेंसी राज्य पुलिस की तुलना में ज्यादा स्वतंत्र और पेशेवर तरीके से जांच करती है। इसमें आधुनिक तकनीक, साइबर एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। मनीषा केस में भी सीबीआई ने कई एंगल से जांच शुरू की। आत्महत्या की संभावना, हत्या का शक, परिवार और दोस्तों से जुड़े रिश्ते और सोशल मीडिया पर फैली अफवाहें। कानूनी दृष्टि से ऐसे मामलों में अगर हत्या का संदेह हो तो आईपीसी की धारा 302 हत्या, 306 आत्महत्या के लिए उकसाना, 201 सबूत मिटाना और 120 साजिश लग सकती है। वहीं अगर पुलिस की लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। अदालत में केस जाने की संभावना भी ज्यादा है। आमतौर पर सीबीआई की चार्जशीट आने के बाद केस सेशन कोर्ट में ट्रायल के लिए जाता है। वहां गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। अगर परिवार या आरोपी पक्ष को निचली अदालत का फैसला मंजूर न हो तो मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है। भारतीय कानून इस तरह के मामलों में सख्त है, लेकिन असली चुनौती निष्पक्ष और तेज न्याय की है। अक्सर देखा गया है कि लंबे समय तक जांच और ट्रायल चलते रहते हैं, जिससे परिवार को वर्षों तक इंसाफ का इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि मनीषा केस जैसे मामलों में जनता की नजर हमेशा बनी रहती है और हर अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। मनीषा केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज और देश के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित हैं? हरियाणा जैसे राज्यों में जहां लड़कियां खेलों और शिक्षा में देश का नाम रोशन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराध की ये घटनाएं हमारी व्यवस्था की पोल खोल देती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट बताती है कि हर साल देश में हजारों महिलाएं हत्या, बलात्कार और उत्पीड़न का शिकार होती हैं। मनीषा केस इसी कड़वी हकीकत को सामने लाता है कि जब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक विकास अधूरा है। गांवों और कस्बों में आज भी लड़कियां डर के साए में रहती हैं और पुलिस की शुरुआती लापरवाही इस डर को और बढ़ा देती है। हमें सिर्फ सरकार पर दोष नहीं डालना चाहिए। घर, परिवार, स्कूल और समाज से ही बेटियों को बराबरी और सुरक्षा का हक देना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला सुरक्षा कानून और जागरूकता अभियान जमीनी स्तर पर लागू होने चाहिए। मनीषा केस हमें यह सिखाता है कि महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सच और झूठ में फर्क करना, अफवाहों से बचना और परिवार का समर्थन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब बारी आपकी है। फेक न्यूज से बचें और बिना फैक्ट चेक किए शेयर न करें। इंसाफ में परिवार का साथ दें। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से आवाज उठाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मनीषा जैसी बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई मजबूत बने। याद रखिए, मनीषा अब हमारे बीच नहीं, लेकिन उसका इंसाफ हमारी आवाज में जिंदा रह सकता है। जय हिंद।